हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी हिंदी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 8 पाठ 6 खितीन बाबू। ये खितीन बाबू है, इनके बारे में बता। इस पाठ में से भी आपको बहुत सारी बात सीखने को मिलेगी। हर पाठ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हर बात हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये खितीन बाबू क्या है, कैसे हैं, कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, देखिए हम पाठ में पढ़ते हैं। वो चेहरे, वह चेहरा, खितीन बाबू का चेहरा न सुंदर था न असाधारण। जो खितीन बाबू थे ये ना तो सुंदर थे और ना ही असाधारण थे, न बड़े आदमी थे कोई बहुत पैसे वाले हो। ये बिल्कुल साधारण पढ़े लिखे थे और एक साधारण क्लर्क थे। मैंने इन्हें पहले देखा, लेकर कह रहे हैं जब मैंने पहले देखा तो कोई देखने की बात, कोई ऐसी चीज उनमें नहीं थी कि मैं उनको देखूं, कुछ ऐसा था ही नहीं। क्योंकि उनके पास, उनके चेहरे पर दाग, चेचक के दाग थे। चेहरे पर एक आंख नहीं थी उनकी, एक बाह भी उनकी नहीं थी। कोट की आस्तीन में पिन लगाकर पहना करते थे। खितीन की बाबू की हंसी में एक बहुत ही अनोखा खुलापन होता था और बहुत ही दयालुता, बहुत ही सौम्यता होती थी। और वो जन्म से अंधे नहीं थे। एक आंख बचपन में ही चेचक के कारण, जब चेचक हुई थी उनको, चिकन पॉक्स हुए थे, एक आंख तब चली गई थी और उनकी बाह पेड़ के गिरने से टूट गई थी तो कटवा देनी पड़ी थी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की वजह से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। शारीरिक उनकी रचना ऐसी नहीं थी, बाह कटी हुई थी, आंख नहीं थी, चेहरे पर दाग थे चेचक के, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था, हंसमुख था और मिलनसार थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे। नाम था खितीन बाबू। लेखक कह रहे हैं मेरी उनसे अचानक मुलाकात हुई एक मित्र के घर। मैं कहीं टूर पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूम घाम कर मैं फिर आया, लेकिन खितीन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ पर हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। ये सब तो पहले था ही, हाथ नहीं था, आंख नहीं था, टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से अस्पताल में वो पड़े हुए थे। वहां से बैसाखियों का उपयोग करके सीखकर वहां से बाहर निकले थे। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए नई सूचना थी कि उनका पैर भी नहीं रहा। मैंने बहुत सहानुभूति प्रकट करना चाहता था, पर मुझे झिझक हो रही थी। क्या कहूं इनसे, कैसे कहूं, किस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना स्वयं हाथ बढ़ाकर मुझसे पूछा, आइए आपको अपने नए आविष्कार की, मैं नई खोज करी है मैंने, उसकी बात बताता हूँ। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक शरीर का एक चीज चले जाने के बाद भी दूसरे की कैसी शक्ति दुगनी हो जाती है। एक हाथ नहीं था, दूसरा हाथ भी उन्होंने बड़ी मजबूती से उनसे मिलाया तो उन्हें लगा उनके इस हाथ में तो बड़ी शक्ति है। इतनी जोर की पकड़ की जीवन में एक आध बार ही किसी के हाथ में पाई होगी उन्होंने, जितनी जोर से उन्हें हाथ मिलाया। लेखक कह रहे थे मैं सोच ही रहा था कि वो बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चला जाता है, कितने बेकार चीजों का बोझा आदमी ढोता रहता है। मैंने टॉन्सिल्स कटवाई, कोई कम मालूम नहीं हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। भगवान बहुत दयालु है, सब कुछ फालतू में देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, अब जीभ तो एक ही है। आप बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है? मैं उनको देखता रहा। लेखक कह रहे इनके पास इतनी सारी चीज नहीं है तब भी इतना बोल रहे हैं। वो उनको देखता चला गया। उनकी सचमुच सच्ची हंसी थी और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था, उसमें उनका जो अधूरेपन, जो उनका शरीर में अधूरापन था, आधी चीजें नहीं थी, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी उनके इतने हंसमुख स्वभाव के कारण। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में, जो शरीर के अंग थे, उनके बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी, एक अनोखी थ्योरी बता रही थी। मुझे वो लेखक करें वो ठीक से याद नहीं है। ये मेरी उनसे दूसरी मुलाकात थी और किसी बार, लेकिन मुझे वो थ्योरी आज तक याद है जो उन्होंने मुझे बताई थी और उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा है। वो शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके, 2-3 किस्तों में मुझे अपनी उन्होंने ये कहानी बताई थी, थ्योरी जीवन जीने की, कि इतने सारे शरीर के अंग न होने के बाद भी उन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे चल रहा है काम। तीसरी बार मैंने देखा तो दूसरी बाह भी उनकी खो चुके थे, दूसरी बाह भी उनकी चली गई थी। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय वो गिर गए थे, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव बहुत फैल गया था, जिससे कोहनी से ऊपर की बाह काट दी गई। इस बार भी भेंट हुई तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं हुई, उनके रसोई घर में हुई। मित्र की पत्नी भोजन बना रही थी और खितीन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि
कौन सा खाना कैसे बनेगा। वो खाने के बड़े शौकीन थे, खिलाने का भी शौक उन्हें और भी अधिक था, और वो खाने की विद्या में, पाक विद्या में, यानी कि खाना बनाने की विद्या में बहुत धुरंधर थे, आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी, उन्हें बुलाया था। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, लेकिन था यही कि खितिन बाबू बच गए हैं, तो इसलिए अस्पताल से लौट आए हैं, इसलिए ये दावत रखी गई है। क्योंकि इस बार कई दिनों तक उनकी स्थिति बहुत कठिन रही थी, संकट में रही थी। खितिन दा भी इस बात को समझ गए थे, तभी उन्होंने कहा था दावत जरूर देना, और तुम्हारे यहाँ ही रही और पर दूंगा मैं सब कुछ, मैं ही बताऊंगा कि क्या बनना है और कैसे बनना है। और ये तय किया कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपने देखरेख में बनाएंगी उनकी पत्नी, लेकिन खितिन बाबू बैठकर सब कुछ बताएंगे कैसे बनना है और क्या बनना है। लेखक कह रहे मैं भी एक मुड़ा लेकर उनके पास बैठ गया, मुझे भी बुलावा आया था, मैं उनसे बाहर ही मिल चुका था। मैंने उनकी पत्नी से पूछा, दोस्त की पत्नी से, क्या बना रही हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूँ, बनवा तो खितिन बाबू रहे हैं, वो ही बनवा रहे हैं बैठे हुए मुड़े पर। इस बार खितिन दा बोले, हाँ मेरा छुआ हुआ आप खा तो लेंगे ना? खितिन बाबू ने कहा कि देखो मैंने छुआ है, कहीं आप खाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि इतना अपाहिज सारी चीजें इसकी खराब है, इसने छू दिया तो हम खाएंगे नहीं, आप मेरा छुआ खा तो लेंगे। और उन्होंने दोनों हाथ अपने दिखाए, इसके दोनों हाथ नहीं थे। फिर बोले, आपने भोजन विलासी और शैया विलासी की कहानी सुनी है? फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई और कहने लगे, एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी तलाश में गए। एक राजा के पास दो लोग गए नौकरी की तलाश में। एक ने कहा कि मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे मैं उसे पहले चक्कर बताऊंगा कि ये भोजन कैसा बना है, खाने योग्य राजा के है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन भोजन लाया गया। थाली आते ही भोजन विलासी ने चिल्लाकर कहा, ले जाओ, इसमें मुर्दे की बदबू आ रही है, मरे हुए व्यक्ति की बदबू आ रही है। बहुत खोजने करने पर मालूम हुआ, जिस खेत की धान से राजा के लिए चावल आए थे, उसके किनारे पेड़ पर एक मरा हुआ पक्षी टंगा हुआ था। भोजन विलासी को नौकरी मिल गई, उसको नौकरी दे दी राजा ने। कह रहे ये तो इतनी पहचान करके बता रहा है कि इसको तो भोजन की पहचान है कि राजा कौन सा भोजन करेंगे, तो उन्होंने राजा ने उस भोजन विलासी को नौकरी दे दी। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया, सोने के कमरे में। अब शैया विलासी आया, जो सोने वाला कमरा, उसको सोने के कमरे में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर वह जरा उसको पता वो चीज पता लगाता था कि राजा जिस बिस्तर पर बैठेंगे वो उसकी परीक्षा लेगा कि वो बिस्तर सही है कि नहीं है। तो शयन कक्ष में गया राजा के, वहां जाकर उसने मखमली गद्दे पर बैठा ही था कि वह कमर पकड़कर चीखता हुआ उठा। कहने लगा, अरे रे मेरी कमर में बल पड़ गया है, क्या बिछाया है किसी ने? सबने देखा, कहीं कोई सिलवट नहीं थी, कुछ नहीं था। सबने गद्दे उठाकर झाड़े, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। जो विलासी के कमर में चुभ सकता था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी। पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा। इस प्रकार शैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। राजा को लगा, अरे एक बाल से ही इसकी कमर में दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब इसको इतनी पहचान है कि राजा को कहाँ सोना चाहिए, कैसे बिस्तर पर सोना चाहिए, तो उसको भी नौकरी दे दी गई। कहानी सुनकर खितिन बाबू बोले, वो भी क्या जमाना था। मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती है ना। खितिन दा ने कहा, अरे नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को दो नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। मित्र पत्नी ने मेरी ओर देखकर कहा, खितिन बाबू गाते भी बहुत सुंदर हैं। खितिन बाबू फिर हंसे और बोले, हाँ हाँ, संगीत विलासी की नौकरी मुझे ही मिलती, क्योंकि मैं गाता अच्छा हूँ, तो संगीत विलासी की नौकरी मुझे मिल जाती। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। 8-10 आदमियों ने खाना खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी भी बनी हुई है। लेखक कह रहे हैं कि मैं उस भोजन को आज तक भी याद करता हूँ। लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, मुलाकात होती रही। फिर उसके बाद मैंने खितिन बाबू को एक बार और देखा, एक बहुत लंबे समय के बाद, और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल रूप से बिल्कुल जड़ से कट गई थी। है ना आश्चर्य की बात कि उनके शरीर के सारे अंग कटते जा रहे थे। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांग नहीं, एक आंख नहीं, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, जैसा वो स्वयं कहते थे, रूंगे में चढ़ा दी जा सकती है। केवल एक स्थान बैठक में गद्देदार मूले पर बैठा था। घर तक वे विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे। वो इतनी बुरी हालत में थे कि उनको एक पहिएदार कुर्सी पर लाया गया था, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी। उस कुर्सी को कमरे में ले जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो अपाहिजों की कुर्सी है। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें अपाहिज कहे। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर लाकर बिठा दिया गया और वहां वो सहज भाव से बैठ गए, मानो किसी स्वप्नविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर से मस्तक और
कंधे तो पूरे कर दिए, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया, क्योंकि उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, आंख नहीं थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मूर्तिकार ने उनकी मूर्ति बनाई है और शरीर के कोई भी अंग नहीं है, बस वो ऐसे ऐसे थे। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। वो कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें देखते हुए बचपन में आत्मा के संबंध में की हुई अपनी बहस याद आ गई मुझे कि आत्मा है तो सारे शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में रहती है। अगर सारे शरीर में तो कोई अंग कट जाने पर क्या होता है। अपनी थ्योरी याद आ गई जिससे इस पहेली को हल कर दिया था कि जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमट कर बाकी और शरीर में जाए। लेकिन जब खितिन बाबू ने ये बताया था कि जब कोई अंग कट जाता है तो आत्मा उस अंग से कटकर और शरीर में फैल जाती है। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होती है, उसमें भी व्याप्त होती है, लेकिन जब वो अंग कट जाता है तो उस अंग से आत्मा कटकर और शरीर में, पूरे शरीर में आ जाती है। वो पंगु नहीं होती आत्मा, आत्मा लाचार नहीं होती, आत्मा अपंग नहीं होती, आत्मा अपाहिज नहीं होती। वो उस अंग से कटकर और में आ जाती है, बल्कि और ताकत दूसरे अंग को दे देती है। ये थ्योरी कहाँ तक मान्य है, इस बहस में तो वैज्ञानिक पड़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी कि उनकी आत्मा वाकई में पंगु नहीं थी, अपाहिज नहीं थी। उनके शरीर के सारे अंग कम हो गए थे, लेकिन उनके आत्मा की कांति मानो उतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। मानो व्यर्थ अंगों से सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में घनीपंजित होती जाती, सारे शरीर में भी नहीं, अकेली आंख में प्रेतात्माओं से भरे विशाल शून्य में निष्कंश दीपते हुए एक आकाश दीप के समान। तभी खितिन बाबू ने मुझे देखा और छूटते ही बोले, छिलाम बेचे वाकते बेशी किछु लागे ना। बंगाली में बोला उन्होंने। मैंने कहा था बचे रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और वो हंस दिए थे ये कहकर कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने फिर खितिन बाबू को कभी नहीं देखा। और कहानी को पूर्ण करने के लिए लेखक कह रहे, एक बार और देखना था, एक बार और देखना मुझे उन्हें चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात बता रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, लेकिन सुनने वाले की कमी ने कहानी नहीं रुकती, देखने वाला न होने से जीवन नाटक बंद नहीं हो जाता। मैंने भी सुनकर ही जाना कि खितिन बाबू की कहानी चरम उत्कर्ष तक पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाहर का जो ठूंठ भी बचा हुआ था, इतना हिस्सा, उसे भी चूर करता हुआ वो अस्पताल ले जाए गए, जहां उनकी बाह अलग हो गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश आया और उन्होंने पूछा कि कंधा है या नहीं। फिर कहा, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले। मालूम हो गया है कि इसके बिना भी चल सकता है। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ चला गया, इसके बिना भी लेकिन चल सकता है। लेकिन अब की बार वो चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले, शरीर में उनके जहर फैल गया था और सुबह ही अचानक में उनकी मृत्यु हो गई। खितिन बाबू एक साधारण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच मैं अब भी उन्हें देख सकता हूँ? लेखक कहने लगता है कि मैं जिसे देखता हूँ वह केवल अंगहीन ही नहीं, मानो अशरीरी भी है, जैसे कोई शरीर ही नहीं है उनका, केवल एक दीप्ति, केवल एक ऐसी एक लौ दिखाई देती है कि अंगों से क्या, अवयवों से, शरीर के अंगों से क्या होता है। जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले, इस सब के बिना काम चल सकता है। केवल आत्मा, केवल संकल्प शक्ति, रोटी कपड़ा आसरा, हम सब चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी है। निसंदेह जीवन में एक स्तर पर ये सब निहायत जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है। वह केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने ये जो लेख लिखा है, इस लेख के माध्यम से उन्होंने बताया है कि शरीर के अंग इतने सब चले जाए इतने जरूरी नहीं है, आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और मनुष्य सब चीजों के बिना भी गुजारा करता है, जीता रह सकता है, लेकिन जब आत्मा ही खत्म हो जाए तब वो कुछ नहीं कर पाता। इस खितिन बाबू के माध्यम से उन्होंने ये बताया इस लेख में कि उनके धीरे धीरे करके शरीर के सारे अंग जाते रहे, लेकिन उन्होंने उनका साहस, उनका अदम्य साहस, उनका अटूट संकल्प जो उनको जिला रहा था, क्योंकि वो कहते थे कि क्या हुआ, इसके बिना भी काम चल सकता है, इसके बिना भी काम चल सकता है। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया। और जब उनका सभी कुछ हार गए, वो अंत में जब आत्मा ही नहीं रही तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पाठ हमें सिखाता है कि आदमी के अंदर अगर संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, साहस हो, अदम्य साहस हो, तो वो क्या नहीं कर सकता। इतना सब कुछ होते हुए भी खितिन बाबू ने जीवन जिया और हंसमुख थे, है ना, मिलनसार थे, कभी भी किसी से कैसी भी
बुराई नहीं करते थे, किसी की प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे और सभी उनकी प्रशंसा करते थे। तो बच्चों, आपने खितिन बाबू के बारे में जाना और जानकर समझा होगा कि शारीरिक सुंदरता से या शारीरिक अंगों से कुछ नहीं होता। आप अपने आत्मा को सुंदर बनाइए, अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए। पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य। खितिन बाबू कैसे व्यक्ति थे? प्रश्न उत्तर है। खितिन बाबू बहुत साधारण क्लर्क थे। सभी खितिन बाबू की प्रशंसा क्यों करते थे? क्योंकि उनके मिलनसार और उनकी प्रसन्नता, उनकी खुश मिजाजी के कारण सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। खितिन बाबू की टांग कैसे कट गई थी? रेलगाड़ी की दुर्घटना में खितिन बाबू की टांग कट गई थी। जब आप किसी अंगहीन व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या विचार आते हैं बच्चों आपके मन में? आपके मन में भी विचार आते होंगे, सहानुभूति आती होगी, दया आती होगी, हम इसको ऐसा कर दे। और जिनके नहीं आती है उनकी आनी चाहिए कि ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है, हमारे पास सब कुछ है, हम उनकी सहायता करें, किस प्रकार कर सकते हैं, ऐसे विचार आने चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ के प्रश्न उत्तर थे। एक्सरसाइज नंबर 2 है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। खितिन बाबू के चेहरे पर कैसे दाग थे बच्चों? तिल के, मस्से के, चेचक के या सफेद रंग के? चेचक के दाग थे, है ना। तो 3rd नंबर पर हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है खितिन बाबू साधारण क्लर्क, चपरासी, अध्यापक या मुनि? क्या थे? क्लर्क थे। पहले पर निशान लगा देंगे यहाँ हम। तीसरा है लेखक की खितिन बाबू से मुलाकात कितने महीने के बाद हुई थी? 6, 5, 7, 4? 6 महीने के बाद हुई थी। पहले वाले पर हम सर्कल पर रंगीन कलर कर देंगे। राजा के गद्दे के नीचे क्या था? पत्थर था, बाल था, गेंद था या चाकू था? क्या था बच्चों? बाल था। 2nd नंबर पर हम लगा देंगे। इस प्रकार हम पाठ में आए हुए सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभी आपने पाठ पढ़ा, समझा और जाना। पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा बच्चों आपको ये गृह कार्य में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पाठ से देखकर आपको सब ये गृह कार्य में करना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ लेख के साथ ये सब आपको मिल जाएगा, उसमें आप इनकी पूर्ति कीजिएगा। इस प्रकार अपने खितिन बाबू की शारीरिक सुंदरता पर ध्यान न देकर उनकी जो आत्मा का संकल्प था, उनकी जो शक्ति थी, इच्छा शक्ति, उनका अटूट अदम्य साहस देखा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो, उसमें साहस हो, तो जिंदगी जी लेता है। यही पाठ में बताया गया था वात्स्यायन जी द्वारा, सच्चिदानंद वात्स्यायन जी द्वारा। बहुत ही सुंदर लेख बताया। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।